विदेश नीति। विदेश नीति क्या है, विदेश नीति की आवश्यकता क्यों है, विदेश नीति किस तरह से राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित करता है, इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। पहले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि विदेश नीति क्या है, विदेश नीति की परिभाषा क्या है और राष्ट्रीय हित कैसे उससे जुड़े हुए हैं। छात्रों, आप जानते हैं कि सबसे पहले जो इसका उदाहरण प्राप्त होता है कौटिल्य के बारे में माना जाता है कि सबसे पहले उन्होंने विदेश नीति राजनय के सिद्धांत दिए थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो उनके दिए गए सिद्धांत हैं आज भी वो उसी तरह से मान्य हैं जैसा उन्होंने हजारों वर्ष पूर्व दिया था। लेकिन आप यह जानना चाहेंगे कि उनके सिद्धांत क्या हैं, विदेश नीति क्या है। तो विदेश नीति के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उसमें से जो मैं सरल शब्दों में जो परिभाषा है, छोटी से जो परिभाषा है उसको लिया हूँ, बाकी आप किताब में देख सकते हैं। इसके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि जो साधारण अर्थों में जो परिभाषा है श्लाइचर महोदय की परिभाषा है, अपने व्यापक अर्थ में विदेश नीति उन उद्देश्यों, योजनाओं तथा क्रियाओं का सामूहिक रूप है जो एक राज्य अपने बाह्य संबंधों को संचालित करने के लिए करता है। श्लाइचर ने इसकी परिभाषा देते हुए कही है। इसमें यह स्पष्ट है कि उन्होंने कहा है कि विदेश नीति उन सभी क्रियाओं का सामूहिक रूप है। यानी विदेश नीति वह है जो राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों का संवर्धन के लिए, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, अपने राष्ट्र के विकास के लिए जो नीति अपनाता है उसी को हम कह सकते हैं कि यह विदेश नीति है। इसी संबंध में हार्टमैन ने एक परिभाषा दी है। उसने कहा है कि विदेश नीति जानबूझकर चयन किए गए राष्ट्रीय हितों का एक क्रमबद्ध वक्तव्य है। इसी प्रकार से मॉर्गनथाउ ने कहा है कि राष्ट्रीय हित को विदेश नीति का एकमात्र कसौटी समझा जाना चाहिए। अर्थात विदेश नीति का जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वह है राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित का अर्थ है कि राष्ट्र को अपने हितों के संवर्धन के लिए जो किए जाने वाले प्रयास हैं वो सभी राष्ट्रीय हित के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय हित बहुत व्यापक अर्थ में लिया जाता है। राष्ट्रीय हित में राष्ट्र की सुरक्षा भी समाहित होती है। यदि कोई राष्ट्र अपने नीति का निर्माण करता है तो सबसे पहले अपने राष्ट्र हित को देखता है, क्या उसका हित क्या है, किसमें उसका हित है और किसमें उसका अहित है। आप पहले से भी जानते हैं कि एक सामान्य कॉमन रूप से भी एक चीज लागू होती है कि हित और अहित अपना देख करके ही काम करना चाहिए। वैसे ही राष्ट्र भी जो अपनी विदेश नीति बनाता है हित और अहित देख करके ही बनाता है, अपने राष्ट्र हित के अनुसार ही अपनी विदेश नीति का निर्माण करता है। इस संदर्भ में कहा गया कि विदेश नीति का लक्ष्य राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति अथवा उनकी रक्षा करना है। अर्थात विदेश नीति जो है वो उसमें राष्ट्र की सुरक्षा भी निहित है, राष्ट्रीय रक्षा नीति भी निहित है। एक राष्ट्र अपनी विदेश नीति को इस तरह से निर्माण करता है कि उसकी राष्ट्र की सुरक्षा भी अक्षुण्ण रहे और वो अपने प्रगति के पथ पर भी आगे बढ़ता रहे। तो इस संदर्भ में आप देख सकते हैं कि जो सामाजिक वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें भी विश्व जो है इसी प्रकार की अपनी विदेश नीति को अपनाए हुए है। प्रकार से जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के पास कई प्रकार के विकल्प थे कि वो अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाए, किस तरह से आगे बढ़ाए। लेकिन भारत ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को अपनाया, पंचशील के सिद्धांत को अपनाया, गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, क्योंकि भारत को लगा कि यह उसके राष्ट्रीय हितों के अनुकूल है। इसी तरह से सोवियत संघ ने जो है साम्यवादी नीति को अपनाया, अमेरिका ने पूंजीवादी सिद्धांत को अपनाया। तो सभी राष्ट्र के अपने अपने सिद्धांत थे, अपने अपने हित थे, जिन्होंने उसके अनुसार अपनी विदेश नीति को अपनाया। अब इस संदर्भ में हमें आगे बताना चाहूंगा कि न तो लॉर्ड पाल्मर्स्टन ने कहा है कि न तो अस्थायी शत्रु होता है न ही अस्थायी मित्र, केवल हमारे हित ही शाश्वत हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी हमारा अस्थायी रूप से शत्रु नहीं है, कोई भी हमारा अस्थायी रूप से मित्र नहीं है। जो कल शत्रु था वो आज मित्र हो सकता है, जो आज मित्र है वो कल शत्रु भी हो सकता है। तो यह हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल राष्ट्रीय हित को ही देखा जाता है, राष्ट्रीय हित को ही समझा जाता है कि हमारा राष्ट्रीय हित किसमें है। कभी अमेरिका भारत का विरोध करता था, लेकिन आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा मित्र बना हुआ है। ये हमारे राष्ट्रीय हित और अमेरिका के राष्ट्रीय हित जब एक साथ मिले हुए हैं तो फिर दोनों की नीति एक जैसी हो गई है। तो इसके संदर्भ में पुनः आगे मैं बताना चाहूंगा कि
आरी वसुड ने कहा है कि अनिवार्य रूप से प्रत्येक कीमत पर राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के दृढ़ संकल्प को ही राष्ट्रीय सुरक्षा कहते हैं। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा भी इसमें समाहित है। यदि हम अपनी जो विदेश नीति बनाते हैं, विदेश नीति को में राष्ट्रीय हितों को पालन करने के लिए कहीं कहीं पे हमें सेनाओं का सहारा लेना पड़ता है। यदि हमारे पास सेना नहीं रहेगी, यदि हमारे पास शक्ति नहीं रहेगी, तो हम अपने नीतियों को लागू नहीं कर सकते हैं। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण आज के दौर में आप देख रहे हैं कि जैसे ही अमेरिका कोई राष्ट्रीय हित प्रभावित होता है, वो तुरंत शक्ति का प्रयोग करता है। जैसे कि गुल्फ वार को आप ले सकते हैं, जिसमें कुवैत से उसके तेल के हितों का जो है नुकसान पहुंच रहा था, उसको प्राप्त करने के लिए उसने इराक पे जो है आक्रमण कर दिया। यह उसके राष्ट्रीय हित की आवश्यक था कि वो इराक पे आक्रमण कर करके जो है अपने हितों का संवर्धन करे। तो इसलिए यह आवश्यक होता है विदेश नीति में कि अपने राष्ट्रीय हित को संवर्धित करने के लिए हर तरह का, चाहे वो शक्ति का प्रयोग हो, कूटनीति का प्रयोग हो, सभी चीजों का प्रयोग करना पड़ता है, तभी विदेश नीति से राष्ट्र आगे बढ़ता है। इस संदर्भ में पुनः बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय हित में अभिवृद्धि के साधन क्या है। तो राष्ट्रीय हित में अभिवृद्धि के साधन के रूप में पामर और पर्किंस ने जो 5 तरह के जो तत्व बताए हैं कि वो राष्ट्रीय हित जिससे कि अभिवृद्धि होता है, जिससे राष्ट्रीय हित हमारे बने रहते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि कूटनीति। कूटनीति क्या है? कूटनीति के संदर्भ में जब जो हम बात कहते हैं, तो राजनयिक की जब बात आती है तो कौटिल्य का नाम सबसे पहले आता है। कौटिल्य को सबसे बड़ा राजनयिक माना गया, सबसे बड़ा अर्थशास्त्री माना गया, सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ माना गया। इन्होंने कई तरह के सिद्धांत अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में दिए हैं। इस संदर्भ में आता है कि राजनयिक जो शब्द है वो डिप्लोमेसी से बना हुआ है। डिप्लोमेसी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मोड़ना। कूटनीति जो होती है उसका जो सिंपल शब्दों में जो परिभाषित किया गया है वो है राज्यों का प्रतिनिधित्व तथा समझौता करने की कला को ही कूटनीति कही गई है। यानी कूटनीति के द्वारा हम जब अपने विदेश नीति को आगे बढ़ाते हैं तो उसको यह भी एक हमारी विदेश नीति की अभिवृद्धि का एक साधन के रूप में आता है। सभी राष्ट्र, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, रूस हो, कूटनीति का सहारा अवश्य लेते हैं। जब कूटनीति फेल हो जाती है तब जो है अन्य साधनों का उपयोग किया जाता है। इस संदर्भ में पामर और पर्किंस ने जो बताया वो है प्रचार एवं राजनीतिक युद्ध। प्रचार एवं राजनीतिक युद्ध का सहारा भी अपने विदेश नीति को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में आपको शीत युद्ध के काल की परिस्थितियां याद होंगी। जैसे अमेरिका जो है पूंजीवादी राष्ट्र अपने सिद्धांतों को विभिन्न राष्ट्रों को बताने के लिए प्रचार का सहारा लिया। इसी तरह से रूस ने भी अपने सिद्धांतों को बताने के लिए, साम्यवादी सिद्धांतों को बताने के लिए कई तरह के प्रचार प्रसार का सहारा लिया, आर्थिक प्रलोभन दिया गया। तो ये सब उनकी विदेश नीति के संवर्धित करने के एक साधन के रूप में ही जो है माना जाता है। इस संदर्भ में अन्य जो आता है आर्थिक साधन, आर्थिक साधनों का उपयोग भी किया जाता है अपने विदेश नीति को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब शीत युद्ध का दौर था तो पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका और साम्यवादी राष्ट्र रूस जो है अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रों को तरह तरह के आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। कभी हथियारों की सहायता प्रदान करते थे, कभी आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करते थे, और वो चाहते थे कि वो उनके सिद्धांतों का पालन करे और उनके पक्ष में रहे। तो इस तरह से अभी भी अमेरिका जो है आर्थिक सहायता के रूप में पाकिस्तान को प्रदान करता है और कोशिश करता है कि विभिन्न विश्व के विभिन्न हिस्सों में अपने सिद्धांतों को पालन करने के लिए, अपने सिद्धांतों को मनवाने के लिए वो आर्थिक साधनों का भी प्रयोग करता है। भले कहीं आर्थिक प्रतिबंध की सहायता लेनी पड़ती है तो कहीं उसको जो है आर्थिक सहायता भी प्रदान करनी पड़ती है। इस संदर्भ में जो अगला उन्होंने कहा साधन के रूप में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को भी बताया है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि जब 19वीं और 20वीं शताब्दी में ब्रिटेन के बहुत सारे उपनिवेश थे और इसी उपनिवेशवाद के चक्कर में जो है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध भी हुए। यह भी विदेश नीति के अभिवृद्धि का एक साधन के रूप में माना जाता है। ब्रिटेन ने अपने विदेश नीति, अपने आर्थिक हितों को प्राप्त करने के लिए, अपने आर्थिक हितों को संवर्धन के लिए, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए और जो उसके वहाँ माल बनते थे उसके लिए नए बाजारों को प्राप्त करने के लिए उसने जो है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का सहारा लिया। और इस तरह से जो है
हिंद महासागर की झील भी जो है उस समय ब्रिटिश झील के रूप में परिवर्तित हो गई थी और ये कहा जाता था कि ब्रिटिश राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता है। अगला जो पामर्सन परकिंस ने कहा है राष्ट्रीय हित में अभिवृद्धि के साधन के रूप में, वो युद्ध को कहा है। तो जब राजनय इत्यादि सभी साधन असफल हो जाते हैं तो विदेश नीति को आगे बढ़ाने के लिए युद्ध का सहारा लेना पड़ता है और इसके कई सारे उदाहरण हैं प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में मिलेंगे, जबकि अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए युद्ध का सहारा लेना पड़ा। हम भारत जो कि शांतिप्रिय राष्ट्र है उसे भी अपने राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने के लिए 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ना पड़ा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए आवश्यक हो गया था कि हम युद्ध को करें। तो इस तरह से विभिन्न राष्ट्र जो हैं अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए युद्ध का सहारा लेते हैं। संक्षेप में हम एक बार कहना चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय हित है वही विदेश नीति की आत्मा है। ये कहा गया है कि राष्ट्रीय हित ही विदेश नीति की आत्मा है और विदेश नीति जब भी जो अवलंबित है वह राष्ट्रीय हितों पर ही अवलंबित है। तो हमको किसी भी तरह से इनके प्रकार अपने राष्ट्रीय हितों के संवर्धन करना ही पड़ता है और उसके लिए चाहे कूटनीति की सहारा लेना हो या युद्ध का सहारा लेना हो उसको करना ही पड़ता है। इसी के आधार पर हमारी विदेश नीति बनी हुई है। अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि भारत की विदेश नीति के विभिन्न चरण क्या क्या थे और वर्तमान में क्या स्थिति है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।